सूर्यैवाजानि यात युवं भुवं देवः स्वयं शावतर्णे रतः अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मघोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णां वंदे जगद्गुरुमा मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा मात्रमान पितृवान चार्यवान पुरुषो वैदा परशस्ता धार्मिकी विदिति दिश्यते विद्यते यस्य स मास्मगमः नैतत्वयुत्पद्यते शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। मोहतरम जनाब सदर जलसा, गयूर मुसलमानों, पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारे समाज की माँ और बहनों, तकरीबन एक हफ्ते के बाद सरजमीन बिहार में सीमांचल की धरती में फिर से हमारी हाजिरी हुई। 22 तारीख को यहाँ से सफ़र शुरू हुआ बाहर का। उसके बाद मुस्तकिल सफ़र में उत्तर प्रदेश का और बंगाल, कोलकाता, लखनऊ, तेलंगाना होते हुए मैं आज सुबह हाजिर हुआ हूँ इस प्रोग्राम के लिए। बाहर के प्रोग्राम का तकाजा होता है, जाना पड़ता है, और सफ़र में बहुत ज़्यादा दिक्कत और दुश्वारी होती है। इस प्रोग्राम में आने के लिए मैंने सोचा कि माज़रत कर लूँ, लेकिन बहुत अच्छा उन्वान प्रोग्राम का इत्तिहाद उम्मत इत्तिहाद मिल्लत के नाम से मेरी ज़ुबान दी हुई थी। हमने वादा किया और अल्लाह ने कुरान में अहादीस मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी कहा कि जो वादा करते हो उसको पूरा करो, और जो मोमिन होता है वो वादा मुकम्मल करता। इसी के पेश नज़र मैं जलसे में हाजिर हुआ हूँ, और सबसे आखिरी कड़ी की शक्ल में मुझे पेश आप लोगों के सामने किया गया। 2 चीज़ों पर फोकस करूँगा, और जो आप लोगों के सामने कुरान करीम की आयत, सबसे पहली आयत मैंने पढ़ी, उसका ताल्लुक़ एजुकेशन से है, तालीम से, और दूसरी आयत जो पढ़ी गई उस ताल्लुक़ इत्तिहाद से है, यूनिटी से है, स्ट्रेंथ से है। इसी की तरतीब को मलहूज़ रखते हुए हमने अहादीस मुबारका आपके सामने पेश की। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 23 तारीख को 24 तारीख को एक प्रोग्राम हमारा कोलकाता में था। 24 नहीं बल्कि 26 तारीख का प्रोग्राम हमारा उत्तर प्रदेश में था। वहाँ तकरीर शुरू करने से पहले हमारे पास एक पर्चा भेजा गया कि इसके बारे में आपको कुछ बताना है, और सच पूछिए। वो एक ऐसा सवाल था जो हमने अब से तकरीबन 8 साल पहले उसको हमने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, हमने उस सवाल को इंग्लिश से हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। उस वक्त हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर कभी इत्तिफाक नहीं हुआ बयान करने का, कभी बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या कभी जहन में वो मज़मून नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि वो मज़मून और उस सवाल का जवाब आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है,
और फ़ायदे की भी चीज़ है। ये 29 नवंबर, अब से पीछे 3-4 दिन आप जाएंगे तो एक तारीख आती है 26 नवंबर। 26 नवंबर का प्रोग्राम था, तो उसी उन्वान पर किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल ने, पढ़े लिखे इंसान ने सवाल किया। वो सवाल ये था कि 26 नवंबर को क्या हुआ। आप लोग भी समझेंगे, कहेंगे कि 26 नवंबर को क्या हुआ होगा। बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें, तारीख़ी चीज़ें रूनुमा हुई होंगी, लेकिन आपको भी याद नहीं होगा और हमें भी शायद बहुत सारी वो बातें जो याद नहीं। जब हमने गौर किया तब पता चला कि 26 नवंबर को हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का कानून और संविधान उस दिन पास किया गया था, कबूल किया गया था। उसका बैकग्राउंड क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी, मैं बता देता हूँ एज ए इंफॉर्मेशन। चूँकि तालीम के ताल्लुक़ से हमने आयत पढ़ी, उसके बाद अपनी बात शुरू करूँगा। 26 नवंबर 1949, 1951, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा लगाया गया। 290 या 84 मेंबर थे संविधान सभा के। तो उस संविधान सभा में भारत का जो संविधान लिखा गया, तैयार किया गया, 2 साल 11 माह 18 दिन में। मुल्क कब आज़ाद हुआ? 1947 को, 15 अगस्त को। लेकिन अब ये मुल्क चलेगा कैसे, ये आगे कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन के मैदान में, तालीम के मैदान में, इकोनॉमिक्स के मैदान में और सारे हर चीज़ के सेक्टर में कैसे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग कैसे चलेगा, रेलवे कैसे चलेगा, हर एक डिपार्टमेंट को आगे करने के लिए एक कानून, एक संविधान की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर 1947 को एक कमेटी बनी 350 लोगों की, 350 लोगों की कमेटी बनी कि एक भारत का खुद का कानून होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ के कब्ज़े से भारत छीना गया था। तो अंग्रेज़ अपनी मर्ज़ी से इस देश को चला रहे थे, उनकी जो मर्ज़ी आती थी वो चलाते थे। हम जिन्हें गांधी जी कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन उन्हें कहा जाता है, वो शुरू में अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे, शुरू में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर थे। उन्हीं के कहने पर हमारे भारत के जवान ब्रिटिश सेना में दाखिल होते थे और दूसरे मुल्कों में जाकर वो लड़ाई करते थे, उस वक्त उनके कहने पर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह गलत हो रहा है, तब जाकर उनसे बगावत उन्होंने शुरू की। एक लंबी हिस्ट्री है गांधी जी की, मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो बहरकैफ जब आज़ाद हुआ, ये देश कैसे चलेगा, ये मुल्क कैसे चलेगा, तो उन 350 लोगों की जो कमेटी थी, उनमें से चुनकर 7 लोगों को अलग किया गया। उन 7 लोगों का बड़ा जो चेयरमैन था, चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। उन 7 लोगों में एक आदमी का नाम, एक मेंबर का नाम मोहम्मद सादुल्लाह अंसारी भी था, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए 1947 के बाद भारत का संविधान लिखना शुरू हुआ। 10 मुल्कों से उनके संविधान को लिया गया।
वहाँ से उठा उठा कर जो जो अच्छे आर्टिकल्स थे, अच्छी अच्छी बातें थी, दुनिया के 10 मुल्कों से लेकर जमा किया, हमारे भारत के संविधान को बनाया गया। जब ये संविधान जमा हुआ, अब लिखने की बारी आई, तो भारत के संविधान को लिखने वाला एक बिहार का आदमी, परम बिहारी नारायण भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा। उसको लिखने में 6 महीने का वक्त लगा। इस पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन, तकरीबन 3 साल की इस लंबे अरसे में हमारे संविधान को लिखने में, तैयार करने में कितने पैसे खर्च हुए? 6.3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। और इसके पेज के दोनों तरफ जो डिजाइन किया हुआ है, वो डिजाइन शांति निकेतन, जिन्हें आज के तारीख में फूलपुर भी कहा जाता है, वहाँ के 2 बंगाली आर्टिस्ट ने उसके ऊपर तज़यीनकारी की, उसको लिखा और उसको खूबसूरत बनाया। जब परम बिहारी नारायण साहब ने लिखा, इनसे कहा कि तुमको कितना पैसा चाहिए? इन्होंने कहा कि हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरी शर्त है कि हर पन्ने के आखिर में मेरे और मेरे दादा का नाम होना चाहिए, यही हमारी मजदूरी होगी। तो आज भी भारत के संविधान के हर पेज के आखिर में नीचे में उस आर्टिस्ट का, उस राइटर का, उस कातिब का, कातिब संविधान का नाम परम बिहारी नारायण प्रसाद का नाम, उसके दादा का नाम लिखा हुआ है। पूरे संविधान में तकरीबन 450 आर्टिकल्स हैं उस वक्त में, अभी तो कम हो गए। 1,80,000 अल्फाज हैं। इसमें कंप्यूटर से नहीं लिखा गया, हाथ से हम लोगों ने भी लिखा है कि दवात और कलम से हम लोगों ने भी लिखना शुरू किया और हम लोगों ने भी पढ़ा। एज ए इंफॉर्मेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 7 लोग जब लिखने वाले थे, तो क्यों लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब भीमराव का ने संविधान लिखा? वो इसलिए, पहले तो ये समझिए कि डॉक्टर भीमराव कौन से फैमिली से आते थे? नीचे फैमिली से, यानी सबसे जिसे छोटी जात बोलते हैं, आदिवासी भी नहीं बल्कि जिनको दलित बोला जाता है, संस्कृत की जुबान में जिनको शूद्र बोला जाता है, शूद्रो ब्रह्मणतामिति, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, शूद्र बोला जाता है। एसटी शेड्यूल ट्राइब, एसटी एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। एसटी के लिए बहुत सख्त कानून है। अगर आप, और इनमें कौन लोग आते हैं? हमारे यहाँ जिनको हम लोग चमार बिरादरी बोलते हैं, डोम जिनको बोलते हैं, हमारे नज़र में तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन भारत के संविधान में इनका बड़ा मकाम और मर्तबा है। अगर ये चला जाए FIR करने कहीं पर, तो फौरन पुलिस आकर मुजरिम को पकड़ती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इनकी इतनी ताकत है। हम लोगों के नज़र में नहीं मानते, लेकिन ST SC के लिए स्पेशल कानून और जजेस और स्पेशल जुडिशरी बनाई गई है। तो ये एक अदना ब्राह्मण उधर, इधर ST, ब्राह्मण इधर शूद्र, तो शूद्र में से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, चमार बिरादरी से, जिन्हें हम चमार बिरादरी बोलते हैं, उनमें से। इतने बड़े विद्वान थे, जवाहरलाल नेहरू विद्वान थे, मोहम्मद अली जिन्ना विद्वान थे, और वो तो खैर चले गए थे भाग के, और लोग विद्वान थे। डॉक्टर सरदार पटेल विद्वान थे, और भी बहुत बड़ी लिस्ट थी। विद्वान बैरिस्टर थे वो लोग, बहुत बड़े बड़े वकील, कानूनदां,
किसी को नहीं चुना गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों चुना? जब कानून लिखने की बात आई संविधान की, तो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को कहा कि संविधान कौन लिखेगा? उन्होंने कहा कि जाओ लंदन, जहां से मैं पढ़ के आया हूं, वहां हमारे प्रोफेसर को जाकर कहो कि हमें भारत में संविधान लिखवाना है, कोई बड़ा विद्वान दीजिए। तो वहां के प्रोफेसर ने कहा, लंदन के प्रोफेसर ने कहा इंग्लैंड में, तुम यहां आकर प्रोफेसर ढूंढते हो, तुम्हारे मुल्क में खुद बहुत बड़ा कानून दा मौजूद है। उन्होंने कहा नाम, कहा उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा क्यों? कहा 12 डिग्रीज है उनके पास, 12 बड़े बड़े डिग्रियां हैं उनके पास, उससे बड़ा कानून दा तुम्हारे मुल्क के अंदर और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं। तब वहां से आए और आकर साफ लफ्जों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंतखाब कर लिया जाता। उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था जैसे आजकल बहुत भेदभाव हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नॉमिनेट किए जाते और उन 7 लोगों की टीम बनी, उनमें से चेयरमैन बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं उस टीम के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बनाए गए। कानून बनने के बाद वो अध्यक्ष बनते हैं और सब लोगों को उनको मुआविन बनाया जाता है। लेकिन 7 मेंबर में से कोई भी कानून लिखने में मदद नहीं किए, क्योंकि 7 मेंबर अलग अलग स्टेट के थे। कुछ चले गए अपनी बादशाहत में, कुछ चले गए असम, कुछ किसी का मौत हो गया, कोई दूसरे कंट्री दूसरे मुल्क भाग गए, अकेला तनहा बच गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो वादा किया था वो पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर मुकम्मल करके दिखाया। और फिर जब तैयार हो गया तो अब जो कमेटी बनी थी 350 लोगों की, उनमें से भी बहुत सारे इंतकाल फरमा गए, तो 290 आदमी बचे। तो 290 आदमी को उस विधानसभा में बिठाया और वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस किताब को, भारत के संविधान को पेश किया। बहस व मुबासा हुई, एक आर्टिकल के ऊपर बहस हुई। सारे आर्टिकल्स के ऊपर जब बहस हो गई, 2000 संशोधन किए गए, अमेंडमेंट हुआ। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब अब हुआ ना, सीए बिल में सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, अमेंडमेंट का मतलब तस्हीह, दाखिल बाहर, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, सुधार करना, कमी बेशी करना, उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते। तो 2000 अमेंडमेंट हुआ, उसमें सुधार हुआ। जब सब सुधार हो गया, कंप्लीट हो गया, अब उसको जब कबूल किया गया कि हाँ अब ये किताब हमारे संविधान की है, अब इसको इम्प्लीमेंट नाफिज होना चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। गया, पास हो गया, ये किताब पास हो। 1.5-2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये किताब पूरे भारत में नाफिज कर दी गई। तो हम लोग जो 26 जनवरी मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे कानून को पूरे भारत में लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को कानून को कबूल किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत के अंदर वो संविधान लागू किया गया। एंड यू शुड टू नो अबाउट दैट। आप सबको ये पता होना चाहिए, आप सबको मालूम होना चाहिए। हमने जानकारी के तौर पर आपको यह खबर दी। बाकी हमें बात करनी थी एजुकेशन के ताल्लुक से। मैंने मिजाज बनाया था कि मुझे कुछ तालीम के ऊपर फिर से बोलना, लेकिन यहाँ इत्तिहाद मिल्लत, इत्तिहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत मुख्तसर दिन में यह प्रोग्राम सेटअप हुआ है। मेरे लिए तो बहुत कम दिनों, 1-1.5-2 हफ्ते के अंदर ही मेरा टाइम लिया गया है। आराम का दिन था लेकिन लिया गया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं तकरीबन अक्सर स्टेट के अंदर अल्लाह ने जाने का मौका दिया है।
जो सबसे बेकार और सबसे बड़ी दुर्गति अगर किसी इलाके के लोगों की अभी हो रही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह हमारे सीमांचल के लोग, हमारे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के लोगों की दुर्गति। कैसे ये कौम आगे बढ़े, हमारे सीमांचल के लोग कैसे तरक्की करें, कौन सा फार्मूला अपनाए जो तरक्की करे। एक ही हथियार है, एक ही रास्ता है जो आपको, एक ही फार्मूला है जिसे अपनाकर आप इज्जत के दहलीज तक जा सकते। वो रास्ता द एजुकेशन। एजुकेशन पूरा एक लाइन है, इज टू प्रिपेयर। एजुकेशन किस लिए? वो एक तैयारी, एंड टू क्वालिफाई, शरीक होने के लिए। एजुकेशन द प्राइमरी एम, बुनियादी मकसद एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन। ये हमारी नई नस्ल जिन्हें पता ही नहीं कि जलसे में आएंगे तो हमको क्या करना है। खबर मिली कि इस जलसे में कुछ लोगों ने, कुछ सरपसंदों ने, हमारे कुछ नौजवान साथियों ने अपनी कम इल्मी बेअक्ली की वजह से कुछ ऐसी हरकतें की कि जिसका असर जलसे पर पड़ा। आप जलसा यही करने आते हैं।